So good morning, guys. Good morning, everyone. Good morning. So last discussion was on redemption of debenture and different methods. और उन methods में जो बेसिकली वे ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन था वो हमने डिस्कस किया था। और लास्टली हमने ये बात की थी कि इसमें हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड, जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ भी नहीं है, इवन बहुत कुछ ही नहीं था इसमें जाना हुआ। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है? Sinking fund method. What is sinking fund method of debenture redemption? Basically, it's not a method. It's not a different method. डिबेंचर को रिडीम करना है यानी डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है, एंड रीपेमेंट करने के लिए हमारे पास मेनली फोर, या रिडम्पशन करने के हमारे पास मेनली फोर मेथड्स हैं। फर्स्ट, लमसम पेमेंट मेथड। वी डिसाइड्स अ डेट व्हेन वी हैव टू रीपे, व्हेन वी वांट टू रीपे, एंड वी रीपे ऑल द डिबेंचर्स ऑन दैट डेट। हमने डेट डिसाइड किया, सारे डिबेंचर होल्डर्स का उस डेट को पेमेंट कर दिया, फिनिश। सेकंड, इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट का मतलब हमने डिसाइड किया हम सारे डिबेंचर्स का लमसम पेमेंट नहीं करेंगे, हम उन्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो हमने कुछ इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड कर लिए के लिए से 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट आती है, एक इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ डिबेंचर्स का पेमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब सारे डिबेंचर्स होल्डर को कुछ पेमेंट नहीं, कुछ डिबेंचर होल्डर्स का सारा पेमेंट, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को रीपे कर देते हैं, कुछ डिबेंचर होल्डर्स को रीपे कर देते हैं। टोटल 10,000 डिबेंचर्स हैं मेरे, उनमें से 2,000 करके मैं 5 टाइम्स रिडीम करना चाहता हूं। तो पहली इंस्टॉलमेंट में मैं 2,000 का रीपेमेंट कर दूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर 2,000 का रीपेमेंट कर दूंगा। लेकिन विच 2,000, कौन से 2,000 का पहले आप दैट वी विल डिसाइड फ्रॉम ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे, जिनका भी नाम आ गया उनका रिडम्पशन कर देंगे। थर्ड मेथड था कन्वर्जन। डिबेंचर होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन कि दे कैन कन्वर्ट देयर डिबेंचर इन शेयर्स। वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टली या फुल्ली। तो उन्हें हम ऑप्शन दे रहे हैं, और उनके ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे हम उनके शेयर डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम उन्हें डिबेंचर्स की जगह शेयर होल्डर बना लेते हैं। ये हो गया रिडम्पशन। एंड द लास्ट वन वाज परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब हम अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में जाके डिबेंचर होल्डर से वापस खरीद लेते हैं, अपने ही डिबेंचर्स हम वापस खरीद लेते हैं इन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स लेके मार्केट में गए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे सर? सर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे? सर देखते हैं मार्केट में, पता चला हमारी खुद की सिक्योरिटी ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रही है, हमें ज्यादा इफेक्टिव लग रही है। एक सेकेंड का। सो हम अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में, अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम अपने ही डिबेंचर मार्केट से परचेज करके ले आते हैं। अब आप एक तरफ डिबेंचर इशूअर हो, और दूसरी तरफ उन्हीं डिबेंचर के डिबेंचर होल्डर हो। एक तरफ वो आपकी लाइबिलिटी है, दूसरी तरफ वही आपकी असेट है। तो असेट और लाइबिलिटी को आपस में कैंसिल करके हम डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। हम इस पे प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब और अच्छी तरह जर्नल एंट्रीज एंड प्रोसीजर क्लियर होगा। अब ये जो चार मेथड्स हैं, इन चारों मेथड्स में कहीं भी तीन मेथड्स ऐसे हैं, इन चार मेथड्स में से तीन मेथड्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें फंड्स चाहिए। इन शॉर्ट, जब भी हमें डिबेंचर का रिडम्पशन करना, वी नो कि हमें रिडम्पशन करना है, तो उस रिडम्पशन के लिए हमें फंड्स चाहिए। कैश की जरूरत तो पड़ेगी, लिक्विडिटी की जरूरत तो पड़ेगी। अब आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, कैन यू इंश्योर योरसेल्फ कि दैट टाइम यू विल बी हैविंग दैट मच फंड टू पे? क्या आपके पास उस वक्त उतना कैश अवेलेबल होगा? सर कह नहीं सकते। आज कैसे कह सकते हैं? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं पे कहीं पे जरूरत होगी, पैसा फंसा हुआ है असेट्स के अंदर, तो दैट टाइम आपको अपनी असेट्स सेल करके पैसा निकालना रहेगा। तो उस टाइम की, उस
अनसर्टेनिटी ऑफ लिक्विडिटी को अवॉइड करने के लिए हम सिंकिंग फंड मेथड यूज करते हैं। ये सिंकिंग फंड मेथड बेसिकली क्या है? ये एक वे है जिसमें आप अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में देने की बजाय सेट असाइड कर देते हो, और उतना ही फंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश, दैट एवरीवन नोज। प्रॉफिट प्रॉफिट है, कैश कैश है। प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट जब भी हुआ है तो फंड्स तो आए होंगे। वो फंड्स कैश में अवेलेबल है ये जरूरी नहीं है, वो फंड्स कहीं ना कहीं असेट्स में इन्वेस्टेड भी तो हो सकते हैं। आपने सेल किया, सेल से प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेल करने से कैश नहीं आया, क्रेडिट में सेल हुई तो डेटर्स है। प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है, ये हो सकता है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, पहले तो इफ बिजनेस हैज प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो जाता है, से हम उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर, एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हम सेट असाइड कर देते हैं। कि ये सेट असाइड क्यों कर रहे हैं सर? ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तो मैंने उसे एक फंड की तरह अक्यूमुलेट कर दिया, अलग से रख दिया कि फंड, सर ये फंड हमने प्रॉफिट हमने साइड में रखा है, किस पर्पस के लिए? सर इस फंड से हम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे या उन्हें सिक्योर करेंगे। आपने प्रॉफिट सेट असाइड किया है, सिर्फ कैश नहीं। अब प्रॉफिट साइड में रखने का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन कैश तो इन्वेस्टेड है। आपका एक पर्पस मेन क्या था? लिक्विडिटी अरेंज करना। कैश कहां से लाओगे सर? अभी तो प्रॉब्लम वहीं पे परसिस्ट करती है। बोले सर जितना प्रॉफिट हम सेट असाइड करेंगे ना, उतना ही कैश भी बिजनेस से निकाल लेंगे और उस कैश को हम सिक्योर मोड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक अमाउंट प्रॉफिट का सेट असाइड करो, उतना ही अमाउंट बिजनेस में से कैश विड्रॉ करो और उसे बिजनेस के बाहर कहीं पे इन्वेस्ट करके छोड़ दो। सिक्योर मोड, सिक्योर मोड मतलब वो कहीं थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट जनरेट करके देगा, रिटर्न भी देगा, लेकिन उसमें लॉसेस के चांसेस नहीं। वी विल डू दिस एवरी ईयर। प्रॉफिट सेट असाइड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सेट असाइड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैश में आएगा, मैं उस इंटरेस्ट को नहीं रखूंगा, मैं उसे भी वापस उसी फंड्स में इन्वेस्ट करता चलूंगा। मुझे वो फंड्स जितना प्रॉफिट मैं अलग रख रहा हूं, उसका इन्वेस्टमेंट अलग कर रहा हूं और उस इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम को भी अलग रख रहा हूं। जिस दिन मेरा मैच्योरिटी आएगा, डिबेंचर का रिडम्पशन का टाइम आएगा, तब तक मेरे पास उतना मनी इन्वेस्टमेंट में रेडी हो जाएगा जिससे मैं अपने डिबेंचर का पेमेंट कर पाऊंगा। दैट डेट आई विल सेल माय होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे पैसा निकालेंगे और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। तो लिक्विडिटी इश्यूज, लिक्विडिटी अनसर्टेनिटी आपने अवॉइड कर दिया। और फिर फंड का क्या करेंगे सर? अब फंड फ्री हो गया, क्यों? क्योंकि हो गया, काम खत्म हो गया, हमारा डिबेंचर होल्डर का पेमेंट हो गया, तो उस प्रॉफिट को जो फंड हमने बनाया उसको वापस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल करवा देंगे। बोले अब ये फंड का जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिंकिंग फंड मेथड। तो मतलब वो जो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन हमने बात की थी, ये उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए एक पैरेलल चलने वाला मेथड है। एक तो रिडम्पशन का प्रोसीजर हो गया और दूसरा उसके पैरेलल फंड अरेंजमेंट का प्रोसीजर हो गया। नेसेसरीज, ये नेसेसरी है या ये वन ऑफ द मेथड है? नहीं, ये एक पैरेलल मेथड। आप लमसम पेमेंट के लिए जा रहे हो, पैरेलल सिंकिंग फंड बना के पैसा अरेंज कर सकते हो। आप इंस्टॉलमेंट के लिए जा रहे हो, पैरेलल सिंकिंग फंड बना के इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करना है उसका फंड्स अरेंज कर सकते हो। आप ओपन मार्केट परचेज में जा रहे हो, पैरेलल सिंकिंग फंड बना के आप ओपन मार्केट के लिए भी फंड्स अरेंज कर सकते हो। पैसा तो तीनों केसेस में चाहिए, तो इट्स अ पैरेलल स्ट्रैटेजी। अब इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, अकाउंटिंग कैसे होगा? तो ईयर 1, फर्स्ट ईयर में जब हम फर्स्ट टाइम ये सिंकिंग फंड बनाएंगे, तो क्या मैंने बताया, बिल्कुल उस लेआउट को चलिए, जर्नल एंट्री अपने आप स्ट्राइक करेगी। सबसे पहले मैं प्रॉफिट को सेट असाइड करूंगा एक फंड की फॉर्म में। तो हम बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट या पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। प्रॉफिट पी एंड एल से निकाला और फंड में डाल दिया। कितना? वो हम एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स कर लेंगे, एवरी ईयर हम उतना ही अमाउंट पी एंड एल से निकाल के सिंकिंग फंड में डालते चलेंगे। डिबेंचर सिंकिंग फंड टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। एंड एट द सेम टाइम ये कब कर रहे हैं हम? ईयर एंड में।
ईयर एंड में P&L का अप्रोप्रिएशन होता है। एट द सेम टाइम हम ये जितना अमाउंट हमने ये फंड में डाला उतना ही अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ इन्वेस्ट? कहीं भी किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। सिक्योरिटी के स्पेसिफिकली नाम मैं अभी नहीं बता कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। तो हम उस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के नाम से ही बात करते हैं। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने वो सिंकिंग फंड का जो पैसा था उसे इन्वेस्ट कर दिया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओन डिबेंचर्स, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा? ईयर टू एंड, फर्स्ट ईयर एंड हो गया। सेकेंड ईयर एंड में क्या होगा? तो सेकेंड ईयर एंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? P&L। इनकम है? नहीं, यहां हम उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे फंड में। उस इंटरेस्ट को अलग ही रखना है, आपको उसको P&L में ले जाके यूटिलाइज नहीं करना है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर वापस फंड बनाएंगे, मतलब इस साल की फंड की इंस्टॉलमेंट फंड में डालेंगे। P&L से फिर फंड में पैसा लेके आएंगे, फंड लेके आएंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये हमने इस साल का इंस्टॉलमेंट। फिर क्या करेंगे? फिर वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां ध्यान रखना, यहां आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? नहीं, यहां आपका इन्वेस्टमेंट जो आप यहां पे आप मान लो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्स अमाउंट P&L में ला रहे हो, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस एक्स अमाउंट पे आपको यहां पे क्या मिला? इंटरेस्ट। फिर आपने एक्स अमाउंट P&L से सिंकिंग फंड में लाया। अब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जितना अमाउंट आप P&L से सिंकिंग फंड में ला रहे हो वो तो इन्वेस्ट होगा ही, प्रीवियस ईयर के इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो भी इन्वेस्ट कर देंगे, उसे हम अपने पास नहीं रखेंगे ताकि फंड एक्यूमुलेट हो। फंड ग्रो कैसे करेगा? इंटरेस्ट को यदि उसी में रखेंगे तभी ग्रो करेगा। तो हम उस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट को भी, थर्ड ईयर में क्या होगा? सबसे पहले फिर सर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? फर्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट पे भी मिलेगा, सेकेंड ईयर के इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। मतलब अभी तक जितने भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज मैंने 10,000 रुपीज का फंड बनाया है, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो मुझे 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। फिर मैंने 10,000 रुपीज का फंड बनाया, तो यहां मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 11,000। थर्ड ईयर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कितने अमाउंट पे? 21,000 पे। फर्स्ट ईयर का 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, सेकेंड ईयर का 11,000 मैंने और इन्वेस्ट किया। माई टोटल इन्वेस्टमेंट टिल डेट इज 21,000। तो मुझे 21,000 पे 10% यानी 2,100 का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे, फिर वापस फंड बनाने की 10,000 की एंट्री कर देंगे, फिर वापस इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री करेंगे, और इस बार इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10,000 प्लस 2,100, जो इंटरेस्ट हमें मिला 12,100, एंड कीप ऑन। ये चलता रहेगा एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर। कब तक? जब तक हमें इस फंड्स की जरूरत नहीं। अब मेच्योरिटी पीरियड आ गया या डिबेंचर का रिडम्पशन का टाइम आ गया। अब डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम पे हम क्या करेंगे? हम उस साल P&L से फंड्स लेके नहीं आएंगे क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है ना। लास्ट ईयर, वट एवर लास्ट ईयर इज देयर, जो भी लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में क्या करेंगे?
लास्ट ईयर में सबसे पहले तो वही इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरी एंट्री वैसे क्या हो रही थी, फंड्स पीएनएल से फंड्स लाके सिंकिंग फंड बनाने की, इस साल नहीं होगी वो एंट्री। इस साल सिंकिंग फंड नहीं बनाओगे, क्यों सर, इस साल तो सिंकिंग फंड खत्म करना है, तो बनाना क्यों है। इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि इस साल तो इन्वेस्टमेंट सेल करने हैं, करने नहीं है, तो हम यहाँ पे। और यदि आपको बोला जाता है कि नहीं लास्ट ईयर सिंकिंग फंड बनाना है, तो सिंकिंग फंड बना लो, कोई इशू नहीं है, बना देते हैं। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग डिबेंचर सिंकिंग फंड, अब रिडीम, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट कर दिए, हमने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट कर दिए, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से फंड्स मिले। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्या, इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे भी सेल हो सकते हैं और कम प्राइस पे भी। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस। यदि प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उस प्रॉफिट लॉस को सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स in debenture sinking fund account. Transfer profit or loss on sale of investment in debenture sinking fund account. एंड फाइनली अब उस सिंकिंग फंड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, तो उस फंड को भी खत्म कर देंगे। डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, हम उस फंड को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस है उस पूरे बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स ऑल। तो सिंकिंग फंड इज बेसिकली अ पैरेलल सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट रिडम्पशन प्रोसीजर, जिसमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, फंड्स पीएनएल से फंड बनाओ, फंड अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करो, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर पीएनएल से फंड बनाओ, फंड अमाउंट को इन्वेस्ट करो, एंड कीप ऑन दिस प्रोसेस टिल मेच्योरिटी। एंड लास्ट ईयर में फंड्स सेल आउट कर दो, इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट कर दो और पैसा रिकवर कर लो। गॉट इट? ओके। इसमें एक और तरीका भी सजेस्टेड है कि सर हम फंड ना बना के इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, सेम थिंग, पीएनएल से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके पॉलिसी ले लो, अगले साल फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहे, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी असेट हो गई और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो पीएनएल से डेबिट हो गया। जब डिबेंचर को रिडेम्पशन करने का टाइम आए, पॉलिसी को मैच्योर करवा दो, पॉलिसी मैच्योर कराते आपको पॉलिसी से पैसा आ जाएगा, उस पैसे से आप डिबेंचर का पेमेंट कर दो और जितना भी पैसा आपने पीएनएल से ट्रांसफर किया उसे उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो वो सेम प्रोसीजर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं और अब इन सब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कैसे ये करना है। स्टार्ट से फ्रॉम आवर फर्स्ट illustration number 36 या उससे पहले कुछ है? ओके, मेरे पास illustration number 36 है।
यही है क्या? कंपनी इशूड 1,15% डिबेंचर्स. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 36. उससे पहले छोटे एग्जांपल्स हैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए. A company issued 10,000 1,15% debenture of 100 each at par, redeemable at premium. After 8 years, the company served notice of redemption and redeemed all debenture at par and term of issue. As per the term of issue, you are required to make entries at the time of issue and at the time of redemption. कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं. कंपनी इशूड 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच. 15% डिबेंचर है, रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम. जिनका रिडम्पशन हमें 15% प्रीमियम पे करना है. तो रिडम्पशन इशू के टाइम पे भी हमें मालूम है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे करना था. इशू की एंट्री यदि हम करते हैं तो इशू की एंट्री आपके पास बनती है बैंक अकाउंट डेबिट. कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो? 1 लाख एट पार. एट पार का मतलब हो गया 100 रुपीज का डिबेंचर है तो इट बिकम 100 लाख रुपीज. डिबेंचर इशू के टाइम पे ही आपको पता है कि आपको इसका रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा. पहले मैं सिंपल इशू की एंट्री लिख देता हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से डिबेंचर हैं? 15% डिबेंचर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर. बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर 100 लाख. नाउ you know कि such debentures will be redeemable or is redeemable at premium. तो वो तो 10 साल बाद 8 साल बाद जो प्रीमियम पे करना है उसका अरेंजमेंट इसी साल करना पड़ेगा. अभी उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा. दैट टाइम जो लॉस होने वाला है उस लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. बिकॉज प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाए. तो दैट टाइम 15% यानी 100 लाख पे 15% का मतलब 15 लाख रुपीस का मुझे लॉस होने वाला है. मैं उस लॉस किस चीज का? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस होने वाला है. तो उस लॉस को मैं आज ही डेबिट कर देता हूं. लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और ये लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जिसका अरेंजमेंट हो गया. ये आपकी इशू की एंट्री हो गई. पहले बेसिक इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर जिस भी प्राइस पे इशू कर रहे हो. लेकिन यदि आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो ये बचपन में भी पढ़ा हुआ है. 3 4 5 सिचुएशंस होती है हमारे पास. इशूड एट दिस एंड रिडीमेबल एट दिस, इशू एट दिस एंड रिडीमेबल एट दिस. लेकिन यहाँ पे मैं उन सारी सिचुएशन को उस तरह से नहीं, मेच्योर हो गए हैं तो मेच्योरली बात करेंगे. इशू की एंट्री बना ली बैंक टू डिबेंचर और रिडम्पशन पे होने वाला यदि कोई लॉस है तो उस लॉस की एक अलग से एंट्री बनाई. लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक तरह से रिजर्व बन गया ये और उस रिजर्व का जो लॉस है वो आज ही रिकॉग्नाइज हो गया और इस एंट्री को इसके साथ मर्ज कर दिया. ठीक है. अब रिडम्पशन का ईयर आ गया. ये बोला रिडम्पशन की एंट्री बनाओ. रिडम्पशन ईयर आ गया. रिडम्पशन ईयर आने पे क्या करेंगे? रिडम्पशन की एंट्री बनाएंगे. रिडम्पशन की एंट्री 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर and then debenture holder account debit to bank. ठीक है. ये तो बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन था हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 37. Company issued 1 lakh debenture of 100 each
redeemable at the end of 10th year, but reserves the right to redeem earlier from the end of 5th year. The company decides at the end of 5th year to redeem 20,000 debenture out of profit it has made. अब आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी आप रिडम्पशन करने की प्लान करते हो, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, ओल्ड मॉड्यूल है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, आउट ऑफ प्रॉफिट हो या कुछ भी, आपको 25% 25% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना रहता है, रिजर्व क्रिएट करना है, उसे रिड्यूस करके 10% कर दिया। जितने भी डिबेंचर्स का आप रिडम्पशन कर रहे हो उसका 10% आपको रिजर्व में क्रिएट करके चलना पड़ता है, रिजर्व बना के चलना पड़ता है, जिसे बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जब भी आप रिडम्पशन का प्लान करते हो, 10% ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। यहां पे कितने डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है? 20,000 डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है। 20,000 डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, यानी 20 लाख रुपीज की जरूरत है। 20 लाख के डिबेंचर का रिडम्पशन होगा, 20 लाख के डिबेंचर का 10% 2 लाख रुपीज। तो कुछ और ही अजीब ही है, 2000 लाख कहां से आ गया भाई? 2000 लाख कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करके लाया? 2000 लाख तो कहीं बनता ही नहीं। एनीवेज, इसकी गणित पे नहीं जाते हैं। इट इज नॉट 2000 लाख, इट्स 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का रिजर्व, इसने 2000 लाख का रिडम्पशन भी कर दिया, 2000 लाख का डीआरआर भी बना दिया। जाने दो उसको, नहीं देखना है, गंदी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। On April 1st, 2011, PT Limited issued 25 lakh 12% convertible debenture. Convertible debentures. Debenture holder were given the call option to convertible debenture of 10 rupees equity share at a premium of 40 per share on or after July 1st. April 16 में debenture holder holding 10 lakh debenture exercise their option, pass necessary general entry. एक मिनट गाइस, तो 10 लाख डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना। अब यहाँ लिखा है द डिबेंचर होल्डर वर गिवन द कॉल ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू 10 रुपीज इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40। तो वो अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने डिबेंचर, एक डिबेंचर पे कितने शेयर्स देंगे, ये बात ये बता ही नहीं रहा है। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। ये उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने को बोल रहा है कि कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर 40 रुपीज के प्रीमियम पे हम आपको देंगे, लेकिन कितने डिबेंचर्स देंगे भाई? इसने यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कितने डिबेंचर्स देंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम एक डिबेंचर पे एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं, और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। मैं अज्यूम कैसे कर सकता हूँ कि कितने डिबेंचर्स देंगे? तो कितने डिबेंचर्स का कन्वर्जन करने के लिए तैयार है वो? 10 लाख डिबेंचर्स का कन्वर्जन करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब 10 लाख डिबेंचर्स पे पेमेंट कितना करना है? 50 रुपीज। 10 लाख डिबेंचर पे पेमेंट कितना करना है? 50 रुपीज। तो 10 लाख डिबेंचर कितने का है?
100 का, तो 10 लाख इंटू 100, ये टोटल मुझे पेमेंट करनी है। और इस टोटल पेमेंट को करने के लिए मैं उन्हें कितने रुपए का शेयर इशू कर रहा हूं? 50। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 20 लाख। अब 20 लाख में 20 लाख, एक शेयर कितने का? 10 रुपीज का। तो इक्विटी शेयर्स कितनी हो गई? 200 लाख। और प्रीमियम कितना? 40। तो 20 लाख शेयर्स पे प्रीमियम कितना हो गया? 800 लाख। और इक्विटी हो गई 200 लाख। ये क्लियर हो गई कैलकुलेशन? चलो रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने 12% डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना था? 1000 लाख। 1000 लाख का रिडम्पशन करना था। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1000 का पेमेंट, 200 का इक्विटी दे रहे हैं और 800 का प्रीमियम दे रहे हैं। सो व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम तो आपको जितना भी पेमेंट करना है, जितना भी रिडम्पशन करना है, उसको इशू प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकाला वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड amount due for payment divided by issue price. Amount due for payment is 1000 lakh. Issue price is 50 rupees. So 200 lakh. नहीं, 20 lakh. 20 lakh shares issue होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। Beta Limited had issued 11% 5 lakh debenture of 100 each, redeemable on 31st March at a premium of 5%. 11% 5 lakh debenture 100 each, redeemable on 31st March at a premium of 5%. The company offered 3 options. पहला ऑप्शन 13% प्रेफरेंशियल ले लो सर 10 रुपीज का 10.5 रुपीज में। सेकेंड ऑप्शन 14% डिबेंचर्स ले लो। थर्ड ऑप्शन कैश ले लो। ऑप्शन 1 1 लाख डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है। ऑप्शन 2 1 लाख डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है। ऑप्शन 3 3 लाख डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया है। क्लियर? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। हमें 5 लाख डिबेंचर का रिडम्पशन करना है और रिडम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे। तो पहले तो पेमेंट ड्यू करते हैं इनका। $11 डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम है। 5 लाख इंटू 100, 500 लाख।
500 लाख रुपीस का डिबेंचर हो गए, 5% का मतलब 25 लाख का प्रीमियम हो गया, और पेमेंट ड्यू हो गया 525 लाख। इज इट क्लियर? सिंपल एंट्री हो गई ये तो। अब मोड बाय मोड रिडम्पशन शुरू करते हैं। फर्स्ट में उन्होंने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किया, 1 लाख डिबेंचर होल्डर्स ने आपका प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किया है प्रीमियम पे। डिबेंचर होल्डर डेबिट, मैं सभी की अलग एंट्री बना के बता रहा हूं। टू व्हाट दे आर एक्सेप्टिंग, 13% प्रेफरेंस शेयर, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैलकुलेशन, कितने डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका पेमेंट? 1 लाख। 1 लाख का मतलब आपको पेमेंट करनी है 105 लाख की। यस और नो? 1 लाख पे 100 लाख तो उनका डिबेंचर का अमाउंट और 5% उनका प्रीमियम का अमाउंट, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड 105 लाख। आप ऐसे निकल के देखिए हर डिबेंचर होल्डर को क्या पे करना है। 100 रुपए का डिबेंचर है प्लस 5% प्रीमियम पे करना है, यानी हर डिबेंचर होल्डर को आपको 105 रुपए 105 रुपी पे करना है। ये ऑप्शन आपके 1 लाख डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपका टोटल पेमेंट ड्यू हो गया 105 लाख। देन नेक्स्ट आता है हाउ मेनी शेयर्स यू विल इशू। तो शेयर्स टू बी इशूड का अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? 10.5, तो डिवाइड कर देंगे 10.5 से। 10 लाख, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो 100 लाख रुपीस तो कैपिटल में चले गए। 10 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 पैसा प्रीमियम, 5 लाख प्रीमियम में चला गया। टेक योर टाइम, चेक द कैलकुलेशन। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बस ध्यान रखना है क्या कर रहे हो आप। इज इट गुड? दूसरा ऑप्शन सेम एंट्री, मतलब सेम डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब आप इन्हें क्या दे रहे हैं? इन्हें दे रहे हैं हम 14% डिबेंचर। कितने लाख डिबेंचर होल्डर्स को? वही 1 लाख, तो पेमेंट कितना हो गया? 105। 1 लाख ही है ना? हाँ, 1 लाख डिबेंचर होल्डर है, देखो इधर कितना पेमेंट करना था पर डिबेंचर? 105, सेम उसी तरीके से। और 1 लाख डिबेंचर होल्डर ने आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया है, तो आपका टोटल पेमेंट कितना हो गया? 105 लाख। अब जो नए डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, किस पे इशू कर रहे हो? पार पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 1,05,000 10,500, 1,05,000 डिबेंचर इशू करने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, सर वो कैश ले रहे हैं, तो कैश में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने डिबेंचर्स? 105 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 315 लाख रुपीस का पेमेंट करना है,
कर दीजिए 315 लाख रुपीस का पेमेंट। सो गाइस, कोई डाउट? रिडम्पशन का टाइम आ गया था ना सीधा ही, कुछ नहीं करना है। यदि हम इशू से चलते और इशू के साथ फिर रिडम्पशन का क्रिएट करते तो हम वो सब चीजें करते। यहाँ पे तो सीधा ही रिडम्पशन के लिए बोल दिया तो जस्ट रिडीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो अभी जो हमने रिडम्पशन किया वो एक तरह से आपके लिए कौन सा मेथड हो गया? लमसम। एक साथ ही हमने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, इधर बाय कन्वर्टिंग देम और बाय पेइंग देम इन कैश। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, ये आ रहा है आपको ओपन मार्केट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है? ऑन 1st April 2014 A Limited made an issue of 10 lakh 14% debenture of 100 each at 98 per debenture. According to the term of issue, commencing from 2016, the company should redeem 10,000 debentures either by purchasing them from open market or by drawing lot at par at the company's option। या तो हम ओपन मार्केट से खुद के ही डिबेंचर परचेज करके रिडीम करेंगे या फिर हम ड्रॉ ऑफ लॉट से लमसम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट से रिडीम करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट इफ एनी ऑन रिडम्पशन इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वो हम खुद भी जानते हैं कि जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे होगा सर? प्रॉफिट कैसे होगा? मेरा डिबेंचर है, चलो मैं एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है तो उसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड 31st March, इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th September एंड 31st March। ड्यूरिंग 2014-15 ड्यूरिंग 2014-15 द कंपनी रोट ऑफ 20% ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। एक सेकेंड,
अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग 14-15 द कंपनी रोट ऑफ 20% ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, जब डिबेंचर डिस्काउंट इशू पे हमने डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट लॉस है, राइट ऑफ करना पड़ता है, इंप्लाइड बात है। ये खुद बोल रहा है कि 14-15 में हमने 20% डिबेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, जितना भी डिस्काउंट हमने पे किया है उसका 20% हम राइट ऑफ कर रहे हैं, जितना भी डिस्काउंट हमने दिया है उस पूरे अमाउंट का 20% राइट ऑफ कर रहे हैं 14-15 में। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग 17-18 द कंपनी परचेज एंड कैंसिल द डिबेंचर एज गिवन बिलो। 17-18 में कंपनी ने डिबेंचर, खुद ही के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज किए हैं और उन्हें रिडीम किया है। ओपन मार्केट से परचेज किए हैं और उन्होंने रिडीम किया है। कैसे रिडीम किया है? 200 लाख रुपीस के डिबेंचर 95 पर डिबेंचर ऑन 30th सितंबर एंड 300 लाख रुपीस के डिबेंचर 97 पर डिबेंचर ऑन 31st मार्च। गिव जर्नल एंट्री फॉर द ईयर, फॉर द बोथ ईयर, दैट इज 14-15 एंड 17-18। 14-15 की एंट्रीज करनी है, 17-18 की एंट्रीज करनी है, बीच की एंट्रीज नहीं मांग रहा है। तो 14-15 के बाद स्ट्रेट अवे वी विल जंप टू 17-18 और 17-18 का हम एंट्री करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी पे आ जाएंगी। लेट्स सी। सबसे पहले तो इशू की एंट्री 14-15 में है तो इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। अमाउंट समझ लें, 10 लाख रुपीस के 10 लाख डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीस का डिबेंचर है, 98 पे इशू हुआ है, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 40। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 14% डिबेंचर टू डिस्काउंट ऑन इशू। Just do the calculation. Total number of debenture were 10 lakh. 10 lakh into 100 कितना हो गया? 1000 lakh. तो डिबेंचर में तो 1000। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, हो जाता है यार, कभी कभी इंसान है। माइंड में कुछ और चल रहा था, एकदम से मैंने एंट्री बना दिया। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होगा, लॉस है भाई डिस्काउंट। यही होता है, यही होता है थॉट प्रोसेस। हल्का सा माइंड कहीं और डाइवर्ट हुआ था मेरा एंट्री बनाते वक्त। नहीं, मैं तो आपको बोलना यही है कि आप गलत लिख रहे हो यार। आप तो सही थे, मतलब आप सही लिख रहे थे तो काटना नहीं था, आपको रोकना था। वो होता है ना, अभी कोई जस्ट वो कॉल आया था तो मेरा माइंड एकदम से वहाँ स्ट्राइक कर गया तो एंट्री गलत कर दी। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़रूरी है। ओके, 10 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इट बिकम 1000 डिबेंचर में, लेकिन पेमेंट आएगा 98 रुपीज़ का। पेमेंट आएगा 98 रुपीज़ का, तो 98 का मतलब 9800 लाख बैंक में, 980 लाख, एक जीरो ज्यादा लगा रहा हूं मैं शायद, 980 लाख बैंक में, और 2 रुपीज का डिस्काउंट है 10 लाख डिबेंचर्स पे, तो 20 लाख रुपीज डिस्काउंट में। ये 14-15 का फर्स्ट एंट्री इशू का। 14-15 का हमें सारा एंट्री करना है। 14-15 के एंड में क्या होगा? इंटरेस्ट देना है सर। इशू कब किया? इशू कब किया? 1 अप्रैल को। तो 14-15 पूरा एंट्री करना है तो हम 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, एक बार देते हैं मार्च में, एक बार देते हैं सितंबर में। तो पहले सितंबर आएगा, तो सितंबर में इंटरेस्ट का एंट्री, ये मैं कर रहा हूं 1 अप्रैल, नाउ 30th सितंबर, 30th सितंबर 14 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टीडीएस की बात नहीं कर रहा है इसलिए मैं टीडीएस नहीं लूंगा। टू बैंक, डायरेक्टली इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट विल बी 1000 लाख रुपीस के डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, और हाफ ईयर का इंटरेस्ट पे कर रहे हो 70 लाख।
ठीक, फिर 31 मार्च को 15 को रिपीट द सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही 70 लाख। ईयर एंड पे एक इम्प्लाइड एंट्री होती है अकाउंट्स क्लोज करने की, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जब हम, तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकम्स सब P&L में ट्रांसफर होती हैं। तो यहाँ पे भी दो खर्चे हैं, दो लॉस हैं। 31 मार्च 15 को एक एंट्री और बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट जितना इंटरेस्ट पे किया वो भी जाएगा, और साथ में इसने हमें एक चीज बोली है, 20% ऑफ द डिस्काउंट जो हमने इशू में दिया था वो राइट ऑफ कर रहे हैं सर, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू। टोटल डिस्काउंट कितना दिया था हमने? 20 लाख। 20 लाख का 20%, 4 लाख, 140 लाख का इंटरेस्ट, चलिए आराम से चेक कर लें। फाइन, कोई डाउट? नो। आ जाइए 17-18 में। क्या करेंगे सबसे पहले? 30 सितंबर 17 इंटरेस्ट देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, वही पूरा ही सेम अमाउंट 70 लाख रुपीस। नाउ होल्ड, अब यहां पहला पॉइंट आता है, वी परचेज्ड एंड कैंसिल्ड, हमने अपने खुद के डिबेंचर मार्केट से खरीदे और कैंसिल कर दिए, यानी एक तरह से उनका रिडम्पशन कर दिया। 95 रुपीज पर डिबेंचर की रेट पे खरीदे हमने। कब खरीदे हैं? 30 सितंबर। अब यहां पे वापस इस कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हमारा डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 का। यदि आप रिडम्पशन करोगे तो कितने रुपए दोगे? रिडम्पशन करते तो कितने रुपए देते? 100। रिडम्पशन तो एट पार ही करोगे या एट प्रीमियम करोगे? मैं इसको भूल जाओ, नॉर्मली सोचो, यदि आपका डिबेंचर 100 रुपीज का है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप अपने डिबेंचर होल्डर को या तो 100 पे करोगे या 100 से ज्यादा कोई प्रीमियम पे करोगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। मैंने ये देखा कि मेरा खुद का डिबेंचर मार्केट में, इसने क्या बोला है देखो ऊपर पढ़ना, कंपनी शुड रिडीम 10,000 डिबेंचर either by purchasing from open market or by drawing lot at par। कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी, दो ऑप्शन रखे हैं कंपनी ने अपने पास, या तो हम ओपन मार्केट से खरीद के रिडम्पशन करेंगे या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट से 10,000 डिबेंचर होल्डर सेलेक्ट करेंगे और उन्हें एट पार पेमेंट करेंगे। अब सपोज यदि मुझे एट पार पेमेंट करना है तो मुझे कितने रुपए देने होते डिबेंचर होल्डर को? एट पार का मतलब फेस वैल्यू। यदि मैं ड्रॉ ऑफ लॉट से रिडीम करता तो मैं कितने रुपए पे करता? आई शुड पे 100। ठीक, मैंने मार्केट में जाके देखा मेरा खुद का डिबेंचर मार्केट में किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है? 95 पे। जिस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 95 है, उस डिबेंचर को रिडीम करने के लिए
मुझे डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 100। तो मैं विथड्रॉ ऑफ लॉट से रिडम्पशन करूंगा ही नहीं। व्हेन यू नो कि द डिबेंचर, योर डिबेंचर इज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 95, यानी कोई भी दूसरा जाके आपका डिबेंचर यदि मार्केट से खरीदेगा तो उसको कितने रुपए में मिल जाएगा डिबेंचर? 95 में। लेकिन आप यदि उनका पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर का, जो कि करना है, रिडम्पशन करना है, तो आपको डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए उन्हें कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 100 रुपीज। सर ये तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, हम अपने ही डिबेंचर मार्केट में डिबेंचर होल्डर से जाके खरीद लेते हैं। अब आप अपने डिबेंचर खरीद रहे हो, कितने में खरीदोगे? 95 में खरीदोगे। अभी क्या हो रहा है, आपके डिबेंचर इशूड है, दैट इज योर लायबिलिटी। मैंने वही डिबेंचर डिबेंचर होल्डर से वापस खरीद ली है, वो मेरी क्या बन गई? असेट। अब मुझे रिडम्पशन करना है। किसका रिडम्पशन करना है? डिबेंचर का। किसको पेमेंट करके? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर कौन है? मैं खुद, क्योंकि मैं ही तो खरीद के ले आया। अपने ही डिबेंचर डिबेंचर होल्डर से खरीद के मैं ले आया, मतलब कंपनी ले आया। कंपनी के, अब उस डिबेंचर का डिबेंचर होल्डर कौन है? खुद कंपनी। खुद ही को पेमेंट करना है ना। तो एक तरफ मेरी पेमेंट की लायबिलिटी है, किसको पे करने की लायबिलिटी है? डिबेंचर होल्डर को। और डिबेंचर होल्डर कौन है? दूसरे रूट से मैं ही हूं, तो मुझे खुद को ही पेमेंट करनी है यार। एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ असेट, आपस में क्या कर दूं? कैंसिल। 5 रुपी क्या हो गया? प्रॉफिट बच गया। आपको 100 रुपीज पेमेंट करना था होल्डर को पेमेंट करने के लिए। आपकी लायबिलिटी कितने रुपए की खत्म हो जाएगी? 100 रुपी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिबेंचर रिकॉर्डेड किस प्राइस पे है? बुक वैल्यू पे। डिबेंचर कितने रुपए के खत्म हो जाएंगे? 100 रुपीज के। लेकिन उसके लिए पेमेंट कितना करके आए हो? 95। तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, कब काम में आता है? सर ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब भी आपको अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करना रहेगा और आपके डिबेंचर आपकी फेस वैल्यू से भी कम प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो रादर देन रिडीमिंग देम एट पार और उन्हें 100 रुपए देना, आप अपने डिबेंचर खुद ही खरीद लाओ और खरीद के उन्हें कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया, डिबेंचर खत्म हो गए, रिडीम हो गए, लेकिन पेमेंट करना पड़ा 95। 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पहली चीज, ओपन मार्केट परचेज उसी सिचुएशन में आता है जब आपको आपका डिबेंचर मार्केट में कम प्राइस पे मिल रहा होता है, फेस वैल्यू से कम प्राइस। दूसरा, जब भी आप ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीदें तो खरीदने की डेट जरूर चेक कर लें। आप डिबेंचर ओपन मार्केट से किस डेट को खरीद रहे हैं? पहली बार, ये जो डेट है ये आपकी इंटरेस्ट डेट होनी चाहिए। आपकी इंटरेस्ट की डेट्स कौन कौन सी है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। और खरीद भी कब रहे हैं? 30 सितंबर। यदि ये डेट और इंटरेस्ट डेट सेम है तो एक और इशू जो आने वाला है वो नहीं आएगा, अभी आया नहीं है। डेट सेम है इसलिए वो इशू नहीं आया। यदि ये डेट सेम नहीं होती है तो एक और इशू आएगा। उस इशू को मैं अगेन लेट इट कम, एग्जाम्पल आएगा उसी वक्त डील करूंगा, और ना अभी कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी सिंपली क्या करना है, मुझे मेरे डिबेंचर 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स, 2 लाख रुपीस के डिबेंचर, याद रखना कितने डिबेंचर्स हो गए? 20,000 डिबेंचर है ना। 100 रुपए का एक डिबेंचर है ना, सॉरी 2 लाख का हो गए, हाँ 2 लाख डिबेंचर्स हो गए। पर ये तो यहाँ पे 10,000 डिबेंचर ही रिडीम करने को बोल रहा था। फिर क्वेश्चन में देखो एम्बिग्यूटी, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। कंपनी शुड रिडीम 10,000 डिबेंचर और यहाँ पे बोल रहा है 2 लाख रुपीस के डिबेंचर, 200 लाख रुपीस के डिबेंचर, यानी 2 लाख डिबेंचर रिडीम कर रहा है ये, 2 लाख ही कर रहा है। ऊपर वाली लाइन भूल जाओ, आ जाओ एंट्री। हम अपने डिबेंचर खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से और उन्हें कर रहे हैं कैंसिल। डिबेंचर खरीदने की एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक,
14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। कितने डिबेंचर खरीदे मैंने? 2 लाख। कितने रुपए में? 95। ऊपर डिबेंचर तो डेबिट होगा पूरे 100 से, लेकिन पेमेंट हम कर रहे हैं 2 लाख इंटू 95, और प्रॉफिट हो रहा है हमें 2 लाख इंटू 5। आया समझ में ये एंट्री? वी आर परचेजिंग आवर ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, just purchase your own debenture, make the payment, and whatever profit you are getting, transfer to capital reserve. बट इसमें मेनली बस ये चीज ध्यान रखने का है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया है या अमाउंट दिया है। अभी यहाँ पे हमें 200 लाख अमाउंट दिया था, यहाँ हमें 200 लाख रुपीस का अमाउंट दिया था। तो बेटर यही है कि रादर देन थ्रू अमाउंट आप उसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेरे पास 2 लाख आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट डेट 31 मार्च, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट देना है। हम फिर डिबेंचर खरीद रहे हैं, 31 मार्च को, लेकिन 31 मार्च को तो पहले इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की एंट्री करो। डिबेंच 30 सितंबर की डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेल मी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्या हुआ? आपके टोटल 10 लाख डिबेंचर्स थे, टोटल 10 लाख इशूड डिबेंचर्स थे, उसमें से 2 लाख हटा दिए। 8 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच पे 14% हाफ ईयर का 56 लाख रुपीस का ही इंटरेस्ट जाएगा। क्लियर? ओके। फिर 31 मार्च को अगेन हमने डिबेंचर रिडीम किए हैं, तो एंट्री रिडम्पशन की देखो, पढ़ लो वापस क्या कर रहा है ये। 300 लाख रुपीस के डिबेंचर खरीद रहा है, 300 लाख रुपीस के डिबेंचर खरीद रहा है, यानी कितने डिबेंचर्स हो गए? 3 लाख डिबेंचर खरीद रहा है। कितने में? 97 रुपीस में। थर्ड ऑन डेट, दैट इज डेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जो एक और इशू आएगा उसकी बात अभी यहां नहीं हो पाएगी। एंट्री 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। कितने डिबेंचर खरीद रहे हैं हम? 3 लाख, 300 लाख रुपीस एट व्हाट प्राइस? 97। तो 3 लाख इंटू 97 एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख 291। एक और इम्प्लाइड एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना? 126। 30 सितंबर को 70 लाख पे किया था, 31 मार्च को 56 लाख पे किया है, तो 126 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे P&L के अंदर।
एक ये 30 सितंबर का इंटरेस्ट, दोनों मिला के पीएनएल में ट्रांसफर कर। बोलिए, परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग ओपन मार्केट। आई थिंक इट्स क्लियर। टेक योर टाइम, चेक कर लो अपने आप अभी एक बार अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन प्लीज मत देखना, बुक का सोल्यूशन प्लीज मत देखना, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा आप लोगों का अननेसेसरी का। तो जस्ट फॉलो द सोल्यूशन प्रोसीजर और एंट्रीज दैट आई एम गिविंग यू। स्टडी मटेरियल में बहुत कंफ्यूजिंग सी इश्यूज हैं, नहीं देखने का है। नेक्स्ट, बी लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर, 1000 10% डिबेंचर, ₹1000 ईच, पेबल। हाँ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, सॉरी मैं नहीं करूंगा। इशू का क्वेश्चन है यार, बेसिक इशू का क्वेश्चन है। 200 एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 400 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं, बैलेंस आफ्टर अलॉटमेंट मांगा है, एप्लीकेशन 900 डिबेंचर्स की आई है, 200 debentures were allotted, applicant for 200 debentures were allotted 100 debenture pro rata allotment, remaining allotments were applications were rejected, all the money duly received। बहुत ही सिंपल बेसिक, और कोई चांस नहीं ऐसा बच्चे वाला चीज कुछ एग्जाम में आएगा। यदि इशू पे ही क्वेश्चन आना है तो डेफिनेटली वो शेयर्स पे आएगा, डिबेंचर पे इशू पे क्वेश्चन इस तरह का कोई चांस नहीं। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश, ये एक बार देख लेते हैं, ये चांसेस बनते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44, Z Limited took over the assets of 6 lakh and liabilities of 80,000। 6 लाख का असेट्स खरीदा है, 60,000 का 80,000 का लाइबिलिटी खरीदा है। इसका मतलब हमारा परचेज कंसीडरेशन नेटवर्थ, नेट असेट कितनी खरीदी आपने? 6 लाख माइनस 80,000, 5,40,000 रुपीज की नेट असेट आप खरीद रहे हैं, 5,20,000 की नेट असेट आप खरीद रहे हैं, 5,20,000 की नेट असेट खरीद रहे हैं, बट द परचेज कंसीडरेशन इज डिसाइडेड एट 5 लाख। नेट असेट कितने की खरीद रहे हो? 520। पेमेंट कितना करना है? 540। 20,000 एक्स्ट्रा क्यों? गुडविल। जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो गुडविल का कर रहे हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। और वो पेमेंट हम उन्हें कर रहे हैं 10% डिबेंचर्स की फॉर्म में। जो डिबेंचर है हमारा कितने का? 1000 का। पहला ऑप्शन इशूड एट पार, दूसरा ऑप्शन इशूड एट प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन इशूड एट डिस्काउंट। एंट्रीज किससे खरीद रहे, नाम पता है क्या? नहीं, जेड लिमिटेड तो खरीद रहा है, नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 44, असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू लाइबिलिटी, टू वेंडर। सी है क्या? कहाँ है? मेरे को क्यों नहीं दिखा? हाँ, ऑफ सी लिमिटेड, तो वेंडर नहीं लिखेंगे, वी विल राइट सी लिमिटेड। assets is of 6 lakh, goodwill is of 20,000, liability is of 80,000, payment to be made 5 lakh 40,000। ए में हम उन्हें डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 10% डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1000 रुपीज का फेस वैल्यू पे।
सो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। सी लिमिटेड को पेमेंट करना है 540 और डिबेंचर फेस वैल्यू पे दे रहे हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड फॉर्मूला वही है, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सो 540 डिबेंचर्स होंगे, 540 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, 540 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। बी, बी में बोल रहा है हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे। ओके आ जाओ, एंट्री वही है, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, अमाउंट टू बी पेड 540 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 1000 प्लस 20% प्रीमियम, 450 डिबेंचर। तो यहां पे अमाउंट तो वही आएगा, पेमेंट 5,40,000, 450 इंटू 1000 एंड 90,000 प्रीमियम। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, अमाउंट टू बी पेड 5,40,000, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस है 10% डिस्काउंट 900, 600 डिबेंचर। डन, क्या ख्याल, बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए यार बिल्कुल बढ़िया ही होना चाहिए। डिबेंचर इश्यूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, भाई ये तो मजाक है, तो मजाक भी कर लेते हैं। डिबेंचर इश्यूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंपनी टेकन अ लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम कोलेटरल्स। जब भी लोन लेते हैं कोलेटरल तो देना ही पड़ेगा, तो हमने उन्हें कोलेटरल में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए हैं। वी आर नॉट इशूइंग डिबेंचर्स, वी आर गिविंग देम एज कोलेटरल। मतलब सर, if we commit any default, your loan will be converted in debentures। यदि हम डिफॉल्ट करते हैं तो आपका लोन डिबेंचर बन जाएगा, आप डिबेंचर आपके नाम पे इशू हो जाएंगे, आप जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सर इसमें क्या कोलेटरल हुआ, कोलेटरल है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब यदि कंपनी वाइंड अप होती है तो उनका पेमेंट लास्ट में होता है, बाकी लाइबिलिटीज के बाद। लेकिन यदि डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उनका पेमेंट सबसे पहले होता है, लीगल लाइबिलिटीज के बाद, क्योंकि उन डिबेंचर्स को पूरी कंपनी की असेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज मिला हुआ होता है। तो हमने डिबेंचर कोलैटरल में दे दिए, इशू नहीं किए, कोलैटरल में दे दिए कि यदि हम कमिट करते हैं, डिफॉल्ट कमिट करते हैं, देन
वो डिबेंचर आपके नेम में इशू हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? पहला ऑप्शन, कोई एंट्री नहीं करनी है सर। एक डिस्क्लेमर देना है, एक डिस्क्लोजर डालना है, सच नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूज टू दिस पर्टिकुलर बैंक अगेंस्ट द लोन एज कोलेट्रल, फिनिश। दूसरा, एंट्री कर दो। क्या एंट्री कर दो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्या डिबेंचर इशू हो गए? नहीं, डिबेंचर सस्पेंस में है, इसलिए हमने एंट्री की है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे सर? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएंगे, डिबेंचर लिखेंगे, माइनस डिबेंचर सस्पेंस कर देंगे और जीरो कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। ये देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी में गए, यहां पे लिखा डिबेंचर लोन है तो, और डिबेंचर का क्या करेंगे? डिबेंचर लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस, लाइबिलिटी में जाएंगे, कोई एंट्री नहीं, एंट्री होगी, इन्होंने दिखाई नहीं एंट्री, बिल्कुल दिखानी चाहिए। यहां पे लिख दिया, यहां पे लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख एंड अमाउंट निल। लोन तो रहेगा 8 लाख का, लेकिन डिबेंचर नहीं रहेंगे। तो ये तो फिर एक और मजाक थी, खत्म हो गई मजाक। इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन टर्म कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू करते वक्त इशू की एंट्री के साथ रिडम्पशन की एंट्री दी हुई है। एक सेकेंड, है अभी मटीरियल, मैं सोचा कि आपने बोला खत्म ही हो गए सारे, ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। अच्छा 46, 46 में भी कुछ नहीं है, 47 लॉजिकल नहीं है अब। रीजन बीइंग कि अब डिबेंचर का डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए आपको बैलेंस सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरे डिबेंचर के डिस्काउंट को वन शॉट में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये रेलिवेंसी खत्म हो गई अमेंडमेंट के बाद, तो ये क्वेश्चन भी काम का नहीं, ये वाला प्रोसीजर खत्म हो गया। 48 भी नहीं। सेम 49 भी नहीं। 47, 48, 49, ये मॉड्यूल का प्रिंट ईयर क्या है? 16 है ना? हाँ, इसीलिए ये अमेंडमेंट आ चुके हैं, रीप्रिंट हुआ ही नहीं है। अमेंडमेंट आ चुके हैं, इन अमेंडमेंट के बाद डिबेंचर का जो लॉस होता है इशू के टाइम पे, उसको हम इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट में पहले राइट ऑफ करते थे, नाउ इट इज नॉट नीडेड टू राइट ऑफ इन इंस्टॉलमेंट, यू कैन राइट ऑफ होल अमाउंट ऑफ डिबेंचर लॉस और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन वन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, so let's come on question number 50. ओके गाइस, क्वेश्चन रीड करेंगे, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
Okay. On 1st April 2014, H Limited issued 442 10% debenture of 1000 each at a discount of 10%, redeemable at premium. Fifth on of 5%, premium of 5% after 4 years. It was decided to create a sinking fund for the purpose of the accumulating sufficient fund to redeem the debentures and to invest in some readily convertible securities yielding 10% interest per annum. Reference the table shows that the 1 rupee per annum at 10% compound interest amounted to 4.641 in 4 years. Investment are to be made in the bonds of rupees 1000 each available at par. On 31st March 18, the investments realized 3,40,000 and debenture were redeemed. The bank balance on date was 50,000. Prepared debenture redemption reserve, debenture redemption fund account and debenture fund investment account. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझें क्या करना है. हमने इशू किए हैं 10% डिबेंचर्स जिनका फेस वैल्यू 1000 रुपी है और उन्हें हम इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, लेकिन उनका रिडम्पशन हमें करना है 5% प्रीमियम पे. और कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम? 442 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं. अब उसके लिए फंड बनाने को बोला है. फंड कितना बनाना है? फंड बनाने के लिए बोल रहा है कि सर जहां फंड हम इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट पे हमें 10% पर annum का इंटरेस्ट मिलेगा. पर्पस क्या है? रिडम्पशन. कितना रिडम्पशन करना है, कितने अमाउंट का रिडम्पशन करना है? तो आपके पास 442 डिबेंचर्स है, 1000 प्लस 5% प्रीमियम, तो 1050 रुपीस की जरूरत पड़ेगी उस वक्त रिडीम करने के लिए. तो टोटल अमाउंट आपको रिडीम करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 4,64,100. समझे? अब क्या हुआ? अब इन्होंने बोला कि हम यदि 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं तो 10% से वो 4,641 बन जाएगा. यदि हम हर साल 1-1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल बाद वो 4.641 बन जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा. तो आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि आपको 4 साल बाद कितना चाहिए? 4,64,100 रुपीस की जरूरत है. तो आपको अभी कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हमें पता चलता है कि हम क्या करेंगे, फैक्टर डिफाइन करेंगे. फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? हम रिक्वायर्ड अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे. हम रिक्वायर्ड अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे. 1 लाख, यानी हमें हर साल 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 4 साल बाद वो 11111 जो 4 बार हमने इन्वेस्ट किया वो बन जाएगा 4,64,100. इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंदर. ठीक है? ये सिंकिंग फंड एन्युटी टेबल से निकलता है. 1 लाख रुपए की आपने एन्युटी बनाई है, 4 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड होके दैट विल मैच्योरिटी वैल्यू विल बिकम 4,64,100 रुपीस. तो ये फैक्टर आपको गिवन आएगी, ये फैक्टर आपको गिवन आएगी. आपको ये देखना है कि हाउ मच अमाउंट यू नीडेड और कितना बन जाएगा यदि हम 1 रुपी इन्वेस्ट करते हैं. वहां से आपको पता चल जाएगा आपको कितना इन्वेस्ट करना है. 2 तरह से ये फैक्टर गिवन आती है, ध्यान रखिएगा. एक ये दी जाती है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आपको दे दिया जाता है इन ऑर्डर टू गेट 1 रुपी. 1 रुपया लेने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है. यदि ऐसा दिया जाता है तो आपको कितने रुपए चाहिए उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां ये दे दिया 1 रुपया इन्वेस्ट करने पे इतना अमाउंट बन जाएगा, तो आपको कितने रुपए चाहिए उससे उस फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले तो amount to be invest, amount required for redemption, $442 debentures are there
and we are in need of 1050 rupees per debenture. 442, that 4,64,100 amount to be invested every year. 4,64,100 divided by 4.641, that is 1 lakh rupee. Rather than giving with the journal entry part, इन्होंने लेजर मांगा है, तो लेजर कंफर्टेबल भी रहता है, सिंपल भी रहता है. लेजर बनाते हैं. डिबेंचर रिडम्पशन फंड नाम दिया है इन्होंने, तो हम भी वही नाम दे देते हैं. डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट फंड. डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट. थर्टी फर्स्ट मार्च 15 से स्टार्ट करेंगे हम. पहला साल एंड 31 मार्च 15 फंड बनाने की एंट्री. पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड. पी एंड एल से अमाउंट लेके हम फंड में लाए, तो 31 मार्च 15 बाय पी एंड एल. आपके डेट्स अलग हो सकते हैं यदि नया मॉड्यूल है तो. डिबेंचर में 31 मार्च 15 हमने इशू किए हैं अप्रैल 14 में, तो उसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 15. तो 31 मार्च पी एंड एल अप्रोप्रिएशन या पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड. कितने रुपए लेके आ रहे हो? 1 लाख, 1 लाख. फिर आप दूसरी एंट्री करते हो, इस 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर देते हो, तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में जाएंगे 31 मार्च 15 टू बैंक 1 लाख. सेम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक 1 लाख. ठीक है. इसके बाद नहीं, ईयर एंड हो गया. 31 मार्च 15 को हमने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही तो किया है, ईयर एंड हो गया. बैलेंसेस निकाल दीजिए दोनों अकाउंट के. मार्च 15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सीडी. फर्स्ट अप्रैल 15 को बैलेंस कैरी कर लेते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 साल. और इधर भी बैलेंस निकाल दो. 31 मार्च 15 टू बैलेंस सीडी 1 लाख. और फर्स्ट अप्रैल 15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. सो जस्ट क्लोज द बोथ द अकाउंट्स और बैलेंस निकाल लिया. अभी नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर सबसे पहले मिलेगा हमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो वो इंटरेस्ट लाते हैं, तो फंड में यहाँ इंटरेस्ट ले आइए 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट। 31 मार्च 16 यहाँ ले आइए बाय इंटरेस्ट। नहीं एनुअल है, हाफेली का है, एनुअल है 31 मार्च 10%। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपीज का। ठीक है। और पी एंड एल की इंस्टॉलमेंट बाय पी एंड एल 1 लाख। नहीं पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। टू बैंक, बैंक में इन्वेस्ट, बैंक से इन्वेस्टमेंट कर दो 1,10,000। अब दोनों अकाउंट क्लोज कर दो March 16 को। कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में March 17 फिर इंटरेस्ट ले लो। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जितने इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बैलेंस? 2,10,000। बिल्कुल 2,10,000 के इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास ओपनिंग में। तो 2,10,000 पे 10% 21,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 21,000 का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। फिर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की। फिर इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करोगे अब? 1,21,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैलेंस।
कंप्लीट नहीं हुए बेटा, 3 साल कंप्लीट हुए, चौथा साल तो शुरू अब एंड हो रहा है, इंटरेस्ट तो मिलेगा 4th ईयर था। March 18 by interest 33,100 हो गया। इंस्टॉलमेंट लाओ, ₹1,00,000 क्या इस साल इन्वेस्टमेंट करेंगे हम? नहीं, इस साल हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देंगे। तो सेल करने के लिए बोल दिया है इसने हमें, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑन March 18 वर सोल्ड एट 3,40,000। 3,40,000 में March 18 में हमने सेल कर दिया। 31 March 18 बाय बैंक 3,40,000 में सेल कर दिया। 31 March 18 बाय बैंक 3,40,000 में सारे इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, और इन्वेस्टमेंट सेल करने से 9,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हम सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड को ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स खत्म, अकाउंट क्लोज। $3,40,000 सेल कर दिया ना हमने इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंस प्रॉफिट 340 में सेल किया, 331 की वैल्यू चल रही थी, तो 9,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आके 9,000 का प्रॉफिट यहां ले आओ, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, और अब इस पूरे पैसे को, इस पूरे अमाउंट को March 18 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अब इस फंड की कोई जरूरत नहीं बची हमारे पास। कितना हो गया ये? $373,100 नहीं, $473,100। This is it. डन। तो ये था एक सिंकिंग फंड का कंप्लीट क्वेश्चन। ओल्ड मॉड्यूल है ये, इसमें 50 नंबर का क्वेश्चन है। फाइन, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। कॉन्सेप्ट्स जितने भी डिस्कस हुए रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलते हैं कल, कंटिन्यू करेंगे इसी को यहीं से आगे, और बाय, सी यू।